दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द टाइगर रोड्स और उसकी स्टोरी चल रही है द क्वीर साइड ऑफ द थिंग्स। अब इसमें एंडरसन बोलते हैं कि मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुना रहा हूँ, ना तो एक काले जादू के बारे में है, ना किसी इविल चीज के बारे में है। ये एक बुल एलिफेंट के बारे में है जो अजीबो गरीब था। अब इस हाथी से एंडरसन की मुलाकात हुई थी जब ये गाड़ी चला के जा रहे थे। दोपहर के 4:30 बजे थे। जो अनैकुट्टी का टाउन था वो करीब 2 मील की दूरी पर था। और वो जो प्राचीन मंदिर था जिसके बारे में इन्होंने पहले बताया था कि एक अंग्रेज मिस्टर नीड ने, कैप्टन नीड ने वहां से लैंप उठा लिया था और उनकी तबीयत खराब हो गई थी, वो वाला मंदिर 10 मील की दूरी पर था। अब जो कार थी उसमें बहुत सारे एमेच्योर फोटोग्राफर्स भरे थे और वो इनसे 50 गज की दूरी पर चल रहा था। तो उन फोटोग्राफर से बहुत सारे फोटो खींचे, लेकिन हाथी ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसे लग रहा था वो अकेला है, आसपास कोई जानवर नहीं है और उसे उन फोटोग्राफर से कोई फर्क पड़ नहीं रहा था। अब एंडरसन बोलते हैं कि वो पीछे की सीट पे राइट हैंड साइड पे बैठे थे और उनका दोस्त गाड़ी चला रहा था और बाकी के जो लोग बैठे थे वो फॉरेनर्स थे और वो इंडिया घूमने आए थे और भारत के जंगल देखना चाहते थे। अब उनमें से एक अंग्रेज ऐसा था जिसने हाथी देखा तो था पहले, लेकिन सिर्फ चिड़ियाघर में यानी कि जू में। वो गाड़ी से अचानक से उतरा। ये लोग फुसफुसा के बोल रहे थे ऐसा मत करो, उसने सुना नहीं, गाड़ी के चक्कर काटे और बाहर जाके फोटो खींचने लगा। अब ये लोग बार बार पहले तो धीमी आवाज में बोल रहे थे, फिर जोर से भी बोला कि भाई लौट आओ, ऐसा मत करो। उसने मुड़ के देखा कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, इनको अनसुना कर दिया। पहले तो बहुत सारी फोटो खींची, फिर पीछे घूमा, फिर पता नहीं उसको क्या सूझा, फिर आगे गया, फिर हाथी को चिल्ला चिल्ला के आवाज लगाने लगा, उसकी तरफ हाथ हिलाने लगा। और जब उससे भी उसका दिल नहीं भरा तो पत्थर उठाए और हाथी की तरफ पत्थर फेंकने लगा। अब ये जो हरकत थी ये कुछ कुछ ऐसी ही थी कि उड़ता हुआ तीर लेना। अब जब पत्थर मारा तो पहला पत्थर तो मिस हो गया, दूसरा उस पेड़ पर गिरा जिसके नीचे खड़े होके हाथी चल रहा था और वो पेड़ पे टकराने के बाद हाथी की पीठ पे गिरा। और तीसरा उसके फेस पे लगा, फेस से गिरने के बाद उसके लेफ्ट साइड की टस्क पे गिरा और उसके बाद थड़ की आवाज के साथ नीचे गिरा। लेकिन हाथी ने अपना धैर्य अभी भी नहीं खोया। वो वहां से हटा, पेड़ के पीछे की तरफ चला गया, एक बार मुड़ के इन लोगों की तरफ देखा, जैसे कहना चाहता है कि तुम लोग यहां से जाओगे नहीं, मुझे अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। अब जो इस हाथी ने काम किया था, ये काम कोई दूसरा हाथी नहीं करता, क्योंकि जनरली गाड़ी की आवाज से ही बुल एलिफेंट प्रवोक हो जाता। लेकिन ये शांत खड़ा था, कोई चिल्लाया तो भी शांत था, पत्थर फेंके तो भी शांत था। ऐसा बुल एलिफेंट नहीं करते। अब उस हाथी ने बहुत ही सज्जनता दिखाई थी और एंडरसन का कहना था कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वो हाथी ऐसी सज्जनता दिखाएगा और मुझे लग रहा था कि वो चार्ज करेगा और ये सज्जन अपने साथ हमें भी ले डूबेंगे और हम कुछ बचाव का उपाय कर नहीं सकते हैं, क्योंकि यह नियमों के खिलाफ था। क्योंकि अगर आप हाथी को प्रवोक करोगे और वो आपके ऊपर अटैक करेगा तो आपको अपने बचाव का कोई अधिकार नहीं है। अब बड़ी मुश्किल से उन सज्जन को हमने गाड़ी में बैठाया और अपनी जर्नी कंटिन्यू की, क्योंकि हमें फोटो खींचने थे बहुत सारे जानवरों के। उसके बाद करीब 6:30 बजे हम लोग वापस लौट रहे थे। वही रास्ता था। हमें लग रहा था कि वो हाथी दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन वो मिला। अब की बार वो सड़क के दूसरी तरफ था, सड़क के ज्यादा नजदीक था। फिर हमने अपनी गाड़ी रोकी और हमें लग रहा था कि क्या पता वो चार्ज करेगा, लेकिन वो चार्ज नहीं कर रहा था। वो अपनी पत्तियां खाने में बिजी था। उसने बहुत सारी पत्तियां तोड़ी हुई थी और वो उन पत्तियों को जब अपने मुंह के अंदर डाल रहा था तो साथ में छोटी छोटी डाल भी डाल रहा था, यानी कि लकड़ी भी खा रहा था। अब हमने ध्यान से उस जानवर को यानी कि हाथी को स्टडी किया। उसमें कहीं कोई कमी नहीं थी जिसकी वजह से वो शांत व्यवहार कर रहा था। एक बात हमने नोटिस की कि वो बूढ़ा हाथी था, क्योंकि उसके कानों के ऊपर के हिस्से मुड़े हुए थे और माथे पे एक गड्ढा सा बना हुआ था, जो कि इस बात की निशानी थी कि हाथी की उम्र ज्यादा है। लेकिन बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए,
गुलाटी मारना नहीं भूलता। और हमारे वो मित्र वही बंदर थे। वो फिर उतरे, फिर से पत्थर मारना शुरू कर दिया। अब की बार हाथी बहुत ज्यादा नजदीक था, सिर्फ 20 फीट की दूरी पर था। और एंडरसन बोलते हैं, मुझे लग रहा था पक्का कुछ ना कुछ होने वाला है। अब जब उसने दोबारा पत्थर फेंके तो हाथी ने फिर कुछ नहीं बोला, फिर अपनी पीठ घुमा ली दूसरी तरफ, जैसे कहना चाहता हो तुम मूर्ख इंसान हो, मुझे मालूम है। लेकिन एंडरसन ये देख के चकित थे। वो बोलते हैं कि अगर पालतू हाथी भी होता तो इस तरह के व्यवहार करने के बाद शांत नहीं रहता, पक्का वो अटैक करता। लेकिन ये हाथी बहुत ही ज्यादा सज्जन था। लेकिन ये महानुभाव जो कि पत्थर फेंक रहे थे, जिन्हें बहादुर कहा जाए, पागल कहा जाए या बेवकूफ कहा जाए, ये उसके पीछे भागने लगे। हम लोगों को कार से उतरना पड़ा, जबरदस्ती उनको पकड़ के घसीट के कार में बिठाना पड़ा। अब जब ये लोग वापस पहुंच गए और बॉनफायर पर बैठे थे तो वो सज्जन, वो बेवकूफ इंसान बोलता है कि तुम्हारे यहाँ के जंगली हाथी तो चूहे जैसे हैं, खरगोश जैसे हैं, कुछ करते ही नहीं। और बाकी लोग इनसे सवाल कर रहे थे कि ऐसी क्या वजह है कि हाथियों का व्यवहार इस तरह से हो गया है कि वो इंसान से डरने लगे हैं। एंडरसन के पास कोई जवाब नहीं था। वो सोच रहे थे कि कारण क्या है। रात को सोते वक्त भी उनके दिमाग में यही सवाल था कि बुल एलिफेंट था, इतने नजदीक था, पत्थर मारा इंसान ने, फिर भी उसने कुछ किया क्यों नहीं। इस पहेली को तो मैं सुलझा के ही रहूंगा, ये सोचते सोचते एंडरसन सो गए। अगले दिन एंडरसन ने अपनी राइफल ली और अपने 2 करुम्बा साथियों को लिया और चल पड़े उसी तरफ। आज उनका मिशन था उस हाथी को ढूंढना। एक जगह गाड़ी छोड़ी और उसके बाद करुम्बाज के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था हाथी को ढूंढना। हाथी के पैरों के निशान मिलते रहे, उसकी ड्रॉपिंग्स मिलती रही। चलते चलते ये अनाईकुट्टी रिवर के पास पहुंच गए और इनको वो हाथी नजर आ गया। आज वो चर नहीं रहा था, एक पेड़ के नीचे शांति के साथ खड़ा था। और शांति किसी हथनी का नाम नहीं है। अब एंडरसन ने उस हाथी की तरफ बढ़ना शुरू किया। इनके साथ के करुम्बा बहुत ही सावधान थे। वो खतरे को भांप रहे थे और वो पैनी निगाहों से देख रहे थे कि अगर हाथी ने कोई भी हरकत की तो पहली उड़ान से निकल लेंगे। लेकिन एंडरसन को पिछले दिन का व्यवहार याद था। उनके पास राइफल भी थी, तो वो और नजदीक बढ़ते जा रहे थे। करीब करीब उतने ही नजदीक पहुंच गए थे जितने नजदीक एक दिन पहले उनका बेवकूफ दोस्त पहुंच गया था। लेकिन हाथी ने आज भी कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप वैसा ही खड़ा रहा जैसे कि एंडरसन की उपस्थिति से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एंडरसन ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि हाथी ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। या तो यह हाथी अंधा है, एक आंख से या दोनों आंख से, या उसको सुनाई नहीं देता, और या फिर ये सूंघ नहीं सकता। कुछ तो प्रॉब्लम है इस हाथी के साथ। अब इन्होंने हाथी का एक लंबा चक्कर काटना शुरू किया, लेकिन हाथी अपनी छोटी छोटी निगाहों से इनकी तरफ मुड़ के देख रहा था। यानी कि हाथी अंधा नहीं था, अपनी सूंड को भी इनके डायरेक्शन में घुमा रहा था। यानी वो सूंघ सकता था, उसकी स्मेलिंग पावर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब उसके साथ क्या बुरा था ये समझ नहीं पा रहे थे। तभी उस हाथी ने एक टहनी तोड़ी और अपने मुंह में डाल ली। इस बात का संकेत था कि वो बीमार भी नहीं है। अगर वो बीमार होता तो इतनी आसानी से खाना नहीं खाता। तो प्रॉब्लम क्या थी, ये बात एंडरसन को परेशान कर रही थी। हाथी उम्र दराज था, इसमें कोई शक नहीं थी। उसके कान मुड़े हुए थे, माथे पर एक कैविटी सी बन रही थी और उसके जो टस्क थे, हाथी दांत, वो थोड़े काले से पड़ रहे थे। ये सब संकेत थे कि हाथी उम्र दराज है। अब जो 2 करुम्बा लोग थे उन्होंने एंडरसन से कहा कि दोराई यानी श्रीमान जी, इस हाथी के पीछे कोई मिस्ट्री नहीं है। ये बहुत बूढ़ा हो चुका है, इस धरती पर इसके दिन खत्म हो चुके हैं और ये नदी के किनारे मरने आया है, जैसा कि दूसरे हाथी करते हैं। तो एंडरसन वहां से चले आए अपने कैंप में। अगले दिन इनको कुछ काम से गुदालूर जाना था, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था, 19 मील की दूरी पर था। जब ये वहां जा रहे थे तो रास्ते में इनको गन्ने से लदी हुई कई गाड़ियां मिली। इनके दिमाग में एक एक्सपेरिमेंट सूझा। इन्होंने 6-6 फीट लंबे गन्ने खरीद लिए। इस बार एंडरसन 3 करुम्बा लोगों के अपने साथ ले गए, क्योंकि इसमें से 2 लोग
गन्ने कैरी कर रहे थे। फिर फुटप्रिंट्स और ड्रॉपिंग को देखते हुए उसी जगह पे पहुंचे। थोड़ी दूर पर नदी के किनारे वो मुथी के पेड़ के नीचे खड़ा था। इस बार जब ये उसकी तरफ बढ़े तो हाथी का व्यवहार कुछ बदला हुआ लग रहा था। वो इनकी तरफ घूम गया था क्योंकि शायद उसने गन्ने देख लिए थे। इन्होंने अपनी राइफल कॉक की हुई थी, पूरी सावधानी के साथ आगे बढ़ रहे थे और एंडरसन का कहना था कुछ ही मिनट में ये बात मालूम चलने वाली थी कि वो दोस्त है कि दुश्मन। अब जैसे ही एंडरसन थोड़ा और नजदीक बढ़े, हाथी इनकी तरफ घूम गया। उसने अपने कान आगे किए, फिर थोड़ा पीछे किए, सूंड मोड़ी, पूंछ मोड़ी। साफ साफ जाहिर था कि वो चार्ज करने वाला था। अब एंडरसन उस हाथी के काफी नजदीक पहुंच गए थे। इन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि उसे दिख जाए कि मैं उसे गन्ना दे रहा हूं, लेकिन मैंने मुंह से कुछ भी नहीं बोला क्योंकि मुझे मालूम है कि इंसान की आवाज हाथी को गुस्सा दिला देती है। अब एंडरसन इतने नजदीक पहुंच गए कि जहां पर ये अपनी बाहें फैला के ये गन्ना आगे किए रहे, हाथी इनकी तरफ बढ़ा नहीं। गन्ने के वजन से इनके हाथ दुखने लगे थे। थोड़ी देर बाद हाथी ने अपनी सूंड उठाई, गन्ने को पकड़ा, अपनी तरफ खींच लिया और उसे बार बार जमीन पर पटकने लगा। अब वो एंडरसन की तरफ देख रहा था जैसे कि सवाल कर रहा हो कि मैं इस गन्ने का क्या करूं? अपने मुंह में डाल लूं, जमीन पे पटक दूं, अपने पैरों से कुचल दूं, या जो तुम घुसपैठिए मेरे पास आ गए हो मैं तुम्हें ही कुचल दूं। अब उस हाथी ने उस गन्ने को मुंह में डाला। मुंह में डालते ही उसे मीठा मीठा स्वाद आया। उस इलाके में गन्ने के खेत थे नहीं। क्या पता इस हाथी ने कभी गन्ना चखा ही ना हो, और यह भी हो सकता है कभी पहले ये गन्ने के खेतों में गया हो और उसे वो स्वाद दोबारा याद आ गया हो। उसने अपनी आंखों से एंडरसन की तरफ देखा। उन आंखों में दुश्मनी तो बिल्कुल भी नहीं थी। अब एंडरसन ने सोचा कि बाकी के गन्ने भी खिलाए जाएं। उन्होंने करुम्बा लोगों से कहा गन्ने ले आओ, लेकिन वो पास आने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि जो हरकत मैं कर रहा था उसे करुम्बा लोग पागलपन समझते थे। तो मैं 2 बार गया, बार बार गन्ने लेके आया और उस हाथी को खिलाया। अब हमारे बीच में अच्छी खासी दोस्ती बन चुकी थी। अगले दिन एंडरसन 21 मील की दूरी पर गुंडालू पेट गए जहां पे गन्ने मिलते थे, और वहां पर एक फॉरेस्ट रेंजर थे, मिस्टर चंद्रन। उनसे उन्होंने इस हाथी के बारे में बताया तो मिस्टर चंद्रन भी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कहा अपने पूरी सर्विस के दौरान हाथी का ऐसा व्यवहार उन्होंने कभी देखा नहीं है। उन्होंने एक कहानी सुनाई कि उनके एक जर्मन फ्रेंड आए थे और उनके साथ वो जंगल में गए थे। वो जिस जीप से जा रहे थे वो जीप बांस के झुरमुट के पास पहुंची और वहां पर एक तस्कर बांस खा रहा था। वो अचानक से जीप की तरफ आ गया। उस वक्त हमारे पास बंदूकें नहीं थीं क्योंकि वो गेम सेंचुरी था और वहां पर बंदूकें कैरी करना अलाउड नहीं था। बहुत अच्छा ये हुआ कि वो ड्राइवर उसने अपना आपा नहीं खोया और उस तरफ गाड़ी को नहीं ले गया जहां से बहुत डाउन हिल था और जहां से बचना नामुमकिन था। हाथी गाड़ी के बोनट तक आया, रेडिएटर के पास में अपनी सूंड मारी और फिर उसने ज्यादा कुछ किया नहीं। जब वो थोड़ा पीछे हटा तो ड्राइवर की जान में जान आई। अब हमने थोड़े समय तक इंतजार किया और उसके बाद बढ़ने लगे। आगे बांस गिरे हुए थे और जिससे कि जीप का निकलना संभव नहीं था, तो हम लोग उतरे ताकि वो बांस हटा दिए जाए तो जीप निकल पाए। लेकिन वो हाथी छिप के अपने बांसों की सुरक्षा कर रहा था। उसने हमारे ऊपर चार्ज कर दिया। वो तो किस्मत अच्छी थी कि रास्ता वहां पर चौड़ा था। 1 फरलॉन्ग तक गाड़ी हमें बैक करके चलानी पड़ी और वो हाथी हमारे पीछे दौड़ता रहा। हमने वो बांस छोड़ दिए उस हाथी के इनाम के लिए। मिस्टर चंद्रन ने एक और घटना सुनाई जो कि भी हाल ही में हुई थी। वही जीप थी, वही ड्राइवर था, साथ में कुछ टूरिस्ट थे। अचानक से सड़क पे हाथी का बच्चा आ गया और गाड़ी की आवाज से वो घबरा गया, तेजी से यहां वहां भागने लगा। उसके पीछे आई उसकी माँ जो कि गुस्से से भरी हुई थी। अब जब उसकी माँ ने देखा कि उसके बच्चे के पास ये अजनबी चीज क्या है जो कि थी जीप, उसे लगा ये दुश्मन है। गुस्से से जीप को उसने उलट दिया, लेकिन क्योंकि वो अपने बच्चे को सुरक्षित निकालने के लिए उत्सुक थी तो उसने जीप के अंदर बैठे लोगों को मारना जरूरी नहीं समझा।
वो अपने बच्चे को लेके वहां से चली गई। अब जीप में बैठे लोग घायल हो गए थे। हालांकि हाथी ने उन्हें डायरेक्टली घायल नहीं किया था, लेकिन फिर भी किसी की जान नहीं गई थी। तो बात चल रही थी उस अनायकुट्टी नदी के पास वाले हाथी की। तो वो आक्रामक क्यों नहीं है, जबकि वो बुल एलिफेंट है, टस्कर है। अब अगले दिन हेंडरसन गन्ना लेके फिर उस हाथी के पास गए। आज वो ज्यादा भूखा नहीं था। उसने केवल 2 गन्ने लिए, बाकी को अपनी सूंड से छुआ और छोड़ दिया। तीसरे दिन फिर गए। आज उसने एक भी गन्ना नहीं छुआ। आज वो हाथी उदास लग रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। और जब मैं वापस जा रहा था, उसने मेरी तरफ मुड़ के देखा। शायद वो अपने दोस्त को अलविदा कह रहा था। अगले दिन किसी कारणवश केनेथ एंडरसन वहां जा नहीं पाए। उसके एक दिन बाद फिर गन्ने लेके गए, साथ में करुम्बा लोगों को लेके गए, लेकिन हाथी वहां पर नहीं था। लेकिन इन्हें मालूम था कि वो हाथी कहाँ मिलेगा, क्योंकि एक बड़ा तालाब था और करुम्बा लोग बोलते हैं कि हाथी इस तालाब के पास मरने के लिए आते हैं। जब हम उस बड़े तालाब के किनारे गए तो वो हमारा पुराना मित्र हमें मिल गया, लेकिन अब वो जिंदा नहीं था, वो मर चुका था। उस तालाब में मुश्किल से 4 फीट गहरा पानी था, लेकिन उस हाथी ने जानबूझ के अपनी सूंड और सर को पानी में डुबो लिया था, क्योंकि वो डूब के मरना चाहता था और इस तरह से वो मरा हुआ पड़ा था। तो अब वो मिस्ट्री सॉल्व हो गई थी कि वो हाथी इतना स्ट्रेंज बिहेवियर क्यों कर रहा था। अब मालूम चल गया था कि हाथी जाते कहाँ हैं। हाथी मरने के लिए तालाब के किनारे जाते हैं और उसके बाद तालाब में डुबो के अपने आप को मार देते हैं, और इसी तरह से बन जाती है एलिफेंट ग्रेवयार्ड। तो इस तरह से हाथी वो लेट गया था पानी के पास, उसका सर डूब गया था, सूंड डूब गई थी पानी में और वो मर गया था। फिर भी वो मेरा अच्छा दोस्त था और मुझे उसकी बहुत ही अच्छी यादें हैं। तो दोस्तों, इस तरह से खत्म हुई ये कहानी। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।